नमस्कार मित्रों, प्यारे छात्रों। आज हम लोग उपस्थित हैं कक्षा नवम के एक और पाठ के साथ। उम्मीद है इस बार भी आपका हमें भरपूर सहयोग मिलेगा। तो कक्षा नवम सामाजिक विज्ञान दूसरा पाठ संसाधन के रूप में लोग है। अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और पूरा ध्यान से उस चीज़ को देखिए, अंत तक देखिए। इससे पहले एक छोटा सा अनुरोध होगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मानस अचल नाम से ये चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अच्छी वीडियो आप तक आती रहे। मैं और भी दूसरे क्लासेस के भी वीडियो लेकर के आऊँगा, तो उम्मीद है इस बार भी आपका हमें भरपूर सहयोग, भरपूर प्यार मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं ये चैप्टर, संसाधन के रूप में लोग। अब लोगों को संसाधन के रूप में कहा जाता है। लोग संसाधन के रूप में बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? जब उसके ऊपर शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा का निवेश किया जाता है। क्या क्या दिया जाता है? उसको जब अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छे काम की ट्रेनिंग दी जाती है कोई कार्य करने की, और उस पर उसके स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है, तो साधारण जनसंख्या भी ये मानव पूंजी के रूप में बदल जाता है। और जब ये बदल जाता है तो ये इसको फायदा होता है, इसके परिवार को फायदा होता है, समाज को फायदा होता है, राष्ट्र को फायदा होता है। तो ये कह सकते हैं कि ये मानव संसाधन क्या होता है? जब इस विद्यमान मानव संसाधन को अधिक शिक्षा, स्वास्थ्य के द्वारा और इसको विकसित किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। ये आज बहुत महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। अब ये सवाल उठता है, क्या मानव संसाधन है क्या? तो मानव संसाधन क्या है? मानव में अंतर्निहित उसका कौशल, उसका ज्ञान, यही मानव संसाधन है। तो ये मानव संसाधन क्या है? बाकी अन्य संसाधनों से काफी अलग है। अब यहाँ पर देखते हैं विभिन्न मानव संसाधन को दिखाया गया है। डॉक्टर ये मानव संसाधन के रूप में है। एक टेलर, इंजीनियर, ये भी मानव संसाधन के रूप में है। एक टीचर, ये खुद भी मानव संसाधन है। तो अब ये दो दोस्तों की कहानी है। एक है शकल की कहानी और एक विलास की कहानी। दो मित्र शकल और विलास, ये एक ही गांव में रहते थे। शकल ने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और वो काफ़ी उसने मेहनत की और काफ़ी वो आगे बढ़ गया। और फिर उसके बाद क्या होता है कि इसने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया और इसको अच्छे जगह पर नौकरी मिल गई। और इसके बाद क्या हुआ कि इसने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया और फिर क्या हुआ, ये दिनों दिन तरक्की करता चला गया और काफ़ी उन्नति को प्राप्त हुआ। वहीं पर उसका दोस्त जो है, ये विलासी है, शकल और विलास। देखिए, विलास, इसकी माँ मछली पकड़ने का काम करती थी। इसने भी कोई विशेष तरक्की नहीं की और यह भी बस वही मछली पकड़ने का काम करता था। पढ़ाई लिखाई में इसकी विशेष रुचि थी नहीं, तो अतः ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। और यहाँ पर देखिए, जब दोनों दोस्त मिलते हैं तो देखिए ये शकल और ये विलास तो इस रूप में है। अब एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ दिया हुआ है कि जितना भी लोगों के क्रियाकलाप है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। अब एक को कहते हैं
प्राथमिक क्रियाकलाप, इस प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि, पशुपालन ये सभी क्षेत्र आते हैं। द्वितीयक क्रियाकलाप, द्वितीयक में औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, जब वस्तुओं का अधिक उपयोगी वस्तु का निर्माण किया जाता है तो ये सभी इस क्षेत्र में इंडस्ट्रीज ये सभी आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। और तृतीयक क्षेत्र ये कहलाता है जब परिवहन, संचार मतलब सेवा प्रदान करने की क्रिया तृतीयक क्षेत्र में आती है। तो जितने भी गतिविधि है उसको 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, द्वितीयक क्षेत्रक में उद्योग ये सभी आते हैं, और तृतीयक क्षेत्रक में सेवा, संचार, हॉस्पिटल, स्कूल्स, सेवा प्रदान करने की क्रिया आती है। उसके बाद आते हैं कि अब यहाँ पर देखते हैं कि इस जनसंख्या की गुणवत्ता को, ये मानव जनसंख्या की जो उसकी क्वालिटी को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसको बेहतर करने के सबसे बेहतरीन तरीके हैं एजुकेशन। एजुकेशन से ही ये पता चलता है कि वो मनुष्य है या पशु है। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद मानव के विकास के द्वार खुल जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में वो तरक्की कर सकता है। हमने शकल के बारे में देखा, उस पर शिक्षा का निवेश किया गया था, उसे अच्छी शिक्षा दी गई, जिसकी वजह से वो एक अच्छी ऊंची जगह पर जा पाया और सबके लिए उसने तरक्की के द्वार खोल दिए। अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया, जिससे क्या हुआ, समाज को फायदा हुआ, देश को फायदा हुआ। तो इसी चीज को समझते हुए गवर्नमेंट ने लोगों की शिक्षा पर काफी सारा ध्यान दिया है, और ये स्पेशली लड़कियों की शिक्षा पर भी काफी ध्यान दिया है। और बहुत सारी जगहों पर तो लड़कियों को मुफ्त में या बहुत कम पैसे में उनको पढ़ाई कराई जाती है। और बहुत सारे स्कूल्स खोले गए हैं, फिर टीचर की भर्ती की जाती है। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग लेवल पर ये स्थापित किए गए हैं, ताकि लोग शिक्षा प्राप्त कर पाएँ और अपनी तरक्की के रास्ते खोल पाएँ, और इससे परिवार की तरक्की के और इस प्रकार देश का भी भला हो पाएगा। अब एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है कि लेकिन इसके बावजूद भी देश में साक्षरता दर, साक्षर किसे कहेंगे, 7 वर्ष से अधिक की आयु का जो किसी भी भाषा के सामान्य संदेश को पढ़ और लिख सकता है, उसे साक्षर कहते हैं। लेकिन देश में साक्षरता दर अभी भी बहुत कम है, लगभग 70 के आसपास में पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी ये दर कम ही है। तो सरकार इसके लिए और ज़्यादा प्रयास कर रही है। फिर और ये देखने को मिलता है कि महिलाओं की साक्षरता दर कम है। कारण इसके हम लोग समझ सकते हैं। कारण क्या है? पहली बात कि एक तो स्त्रियों को, लड़कियों को घर से बाहर जाने की अनुमति बहुत कम ही मिलती है। दूसरी बात है रूढ़िवादी परंपराएं, जिसकी वजह से लड़कियों को बाहर काम करने नहीं दिया जाता है, पढ़ने नहीं दिया जाता है एक। और तीसरी बात आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना। जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तो वहाँ पर लोग अपने लड़कों को पढ़ाना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं और लड़कियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने एक और बेहतरीन तरीका अपनाया है, वो ये है कि स्कूलों में मिड डे मील दिया जाना शुरू किया गया, जिससे क्या हुआ है, स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी है। मानव जनसंख्या को और बेहतर करने का, उसकी गुणवत्ता को और बेहतर करने का एक दूसरा तरीका है स्वास्थ्य में सुधार किया जाए। जब लोगों की स्वास्थ्य में सुधार किया जाएगा, स्वास्थ्य की दशा सुधारी जाएगी, तो जो
मानव जनसंख्या उसकी क्वालिटी में भी काफ़ी बेहतरी की जा सकती है। और कोई भी व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य खराब हो वह अपनी तरक्की नहीं कर पाएगा और समाज की भी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो इसलिए देश के विकास के लिए स्वस्थ जनसंख्या का होना जरूरी है और स्वस्थ व्यक्ति ही एक अच्छा काम कर सकता है। और यदि वह अस्वस्थ हो तो वो खुद के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए बोझ हो जाता है। अब किसी देश में स्वास्थ्य की दर कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, इसको मापने के लिए कुछ स्टैंडर्ड है। वो है जन्म दर कम होनी चाहिए, लेकिन देश की जन्म दर अभी भी ज़्यादा ही है। मृत्यु दर भी कम होना चाहिए। जन्म दर क्या हुआ? प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्मे शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं, बर्थ रेट। डेथ रेट 1000 की जनसंख्या पर मृत शिशुओं की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। और फिर एक और चीज है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब एक ऐसी स्थिति कि किसी देश के लोग एवरेज किस आयु तक जीते हैं। तो सरकार ने काफ़ी सारे प्रयास किए हैं, हॉस्पिटल्स खुलवाए हैं, फिर वहाँ स्टाफ की, डॉक्टर नर्स की भर्ती की गई है। अलग अलग जगह पर ब्लॉक लेवल पर या उससे नीचे पंचायत लेवल पर भी स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों का स्वास्थ्य काफ़ी अब बेहतर हुआ है और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। एक्सपेक्टेड लाइफ बढ़ा है। अब लगभग 70 के एज तक लगभग ये जीते हैं। तो ये सरकार के लगातार बेहतर कार्य का नतीजा है। फिर इसके बाद एक जो निगेटिव चीज़ है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी मतलब एक ऐसी स्थिति है जब क्या होता है, जब लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। बेरोजगारी उस समय कही जाती है जब प्रचलित दर पर काम करने को लोग इच्छुक होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उस हिसाब से रोजगार नहीं मिलता है। तो इस कंडीशन को बेरोजगारी कहते हैं। तो बेरोजगारी दो जगह पर होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती है और शहरी क्षेत्रों में होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से मौसमी बेरोजगारी यानी गांव के लोगों को कुछ खास मौसम में काम मिलता है, बाकी के समय बेरोजगार रहते हैं, तो ये मौसमी बेरोजगारी हुई। एक प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहलाती है। इसी में प्रच्छन्न बेरोजगारी से मतलब ये है कि गांव के लोग क्या होता है कि ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग काम करते हुए से प्रतीत होते हैं, लेकिन वो जैसे यदि कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे कहीं किसी जगह पर 6 लोग 10 लोग काम पर लगे हुए हैं, उसमें से यदि मुख्य रूप से करने वाले 6 लोग हैं और 4 लोग बस उसके साथ गिने जाते हैं, ये 4 लोगों को यदि निकाल दिया जाए तो भी प्रोडक्शन पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि वहाँ पर 8 लोग लगे हुए हैं तो ये 3 लोग ये प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी हुई हिडन एम्प्लॉयमेंट में आता है। फिर इसके बाद है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी ये कहलाता है जब लोग पढ़े लिखे होते हैं, पढ़ने लिखने के बाद भी जब उन्हें रोजगार नहीं हासिल हो पाता है एक अच्छी डिग्री लेने के बाद भी, तो इस कंडीशन को शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। तो ये स्थिति है। फिर एक और महत्वपूर्ण चीज़ आता है तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी जब नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से बहुत सारे लोग को काम से निकाल दिया जाता है या छोड़ देते हैं, तो ये तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। जैसे बहुत सारे लोग हाथों से काम कर लेते थे,
टाइपराइटर पर भी काम कर लेते थे, लेकिन कंप्यूटर के आ जाने की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। तो ये इस प्रकार की बेरोजगारी ये शिक्षित बेरोजगार तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोगों को रोजगार तो मिला होता है, लेकिन बहुत कम पैसे में लोग काम करने को बाध्य होते हैं। जैसे धोबी मोची ऐसे लोग जो लोग हैं वो पूरा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम कमा पाते हैं। इसी में एक गांव की कहानी है। इस गांव ने किस प्रकार से रोजगार, इतने ज़्यादा संख्या में रोजगार हासिल किया, तो उसी की कहानी है। फिर यहाँ किस प्रकार से कंप्यूटर ट्रेनिंग कराई गई, फिर किस प्रकार से सिलाई का ट्रेनिंग दिया गया, जिससे गांव में कपड़े वगैरह सिलने शुरू हो गए और लोगों को रोजगार भी मिला, और उन्हें सिलाई करने के लिए आगे दूर मार्केट नहीं जाना पड़ता था। तो इस प्रकार गांव में भरपूर संख्या में रोजगार शुरू हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? संसाधन के रूप में लोग मतलब जब जनसंख्या पर शिक्षा और स्वास्थ्य का निवेश किया जाता है तो लोग संसाधन ये के रूप में तैयार हो जाते हैं। मानव संसाधन भूमि एवं भौतिक जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है? मानव संसाधन भूमि एवं भौतिक पूंजी से इस प्रकार से अलग है कि कोई भी संसाधन वो संसाधन नहीं होता, वो वस्तु होती है, और मानव अपने काबिलियत से उसकी योग्यता की पहचान करता है और उसे वस्तु को भी संसाधन के रूप में बदल देता है। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा से वह अपना फायदा और वह चीज़ों को एक अलग तरीके से देखने के काबिल हो पाता है। और तो शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? स्वास्थ्य की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है तभी वो कुछ अच्छा रचनात्मक कार्य कर सकेंगे, और नहीं तो वो खुद ही अपने ऊपर और समाज के ऊपर बोझ ही होते हैं। तो इस प्रकार और भी हैं, तो उम्मीद है इसको कर लेंगे। तो इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त करते हैं, और फिर से एक बार अनुरोध करेंगे, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सके। तो ज़रूर इस बात पर ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने मनोयोग से हमारे क्लास को देखा। धन्यवाद।